सब्सक्राइब कीजिए बचपन की कहानी और हिट दी बेल आइकन। गांव रामपुर अपने हरे भरे खेतों, शांत तालाब और मेहनती किसानों के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे। सुबह खेतों में काम, शाम को चौपाल में बातें और त्योहारों पर मिलकर खुशियाँ बांटना। लेकिन इन सब खुशियों के बीच एक नाम था जो गाँव वालों के चेहरे पर डर की परछाई ला देता था। जमींदार भुवन सिंह। भुवन सिंह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके पास पूरे गांव की आधी जमीन थी और बाकी आधी जमीन पर भी उसका परोक्ष कब्जा था। वह ऊंचे कद का, चौड़े कंधों वाला और हमेशा मनहगे कपड़े पहनने वाला आदमी था। उसके चेहरे पर हमेशा एक बनावटी मुस्कान रहती, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ लालच और सत्ता का नशा झलकता था। भुवन सिंह का मानना था कि धन ही सबसे बड़ी ताकत है। उसे गाँव वालों से सिर्फ दो चीजों में दिलचस्पी थी, उनकी जमीन और उनका मुनाफा। वह किसानों को बीज और खाद ऊंचे दाम पर बेचता और फसल कटने पर उससे कई गुना वसूली करता। जो किसान पैसे समय पर न चुका पाए, उनकी जमीन वह अपने नाम करवा लेता। गांव में लोग उसे सामने से भैया जी या जमींदार साहब कहकर सम्मान देते, लेकिन पीठ पीछे उसे लालची सिंह कहते थे। एक दिन जब बारिश कम हुई और फसल कमजोर हो गई, कई किसान कर्ज नहीं चुका पाए। भुवन सिंह ने अपनी हवेली में सबको बुलाया और कहा, सुनो सब लोग, कर्ज का समय निकल गया है। जो नहीं चुका पाए उनकी जमीन अब मेरी होगी। गाँव वालों ने बहुत विनती की, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। रामलाल ने भी हाथ जोड़कर कहा, साहब, इस साल बारिश ने धोखा दे दिया। थोड़ा वक्त दे दीजिए, अगले सीजन में चुका देंगे। लेकिन भुवन सिंह ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा, मैं खेत में पानी बरसाने वाला भगवान नहीं हूँ। वक्त खत्म, अब जमीन मेरी। यह सुनकर गांव के लोग गुस्से से भर गए, लेकिन डर के कारण कोई खुलकर विरोध नहीं कर सका। पंडित शिवनारायण ने धीरे से रामलाल से कहा, बेटा, लालच की आग खुद ही आदमी को जलाती है। वक्त आने दो, इस जमींदार का अंत भी होगा। गंगा देवी ने अपने घर में पति से कहा, अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं, तो जमींदार भी झुक जाएगा। रामलाल ने सिर हिलाया, लेकिन वह जानता था कि सीधे टकराने का मतलब है अपनी जान खतरे में डालना। भुवन सिंह का लालच यही नहीं रुका। उसने सोचा कि पूरे गांव की जमीन अपने कब्जे में ले ले और वहां एक बड़ी चीनी मिल बनाकर और अमीर हो जाए। इसके लिए उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे गाँव वालों को और कर्ज में फंसा दे। उसके आदमी गांव में घूम घूम कर किसानों को उधार अनाज और बीज देने लगे, लेकिन बदले में उनसे भारी ब्याज का वादा करवाया। इस अन्याय के बीच पंडित शिवनारायण ने रामलाल, गोपी और कुछ भरोसेमंद लोगों को रात में अपने आंगन में बुलाया। उन्होंने कहा, भाइयों, समय आ गया है कि हम सब मिलकर जमींदार के खिलाफ योजना बनाएं। अगर हम चुप रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बन जाएंगी। गोपी ने तुरंत कहा, पंडित जी, हम उसके गोदाम में आग लगा दे। पंडित जी ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, हमें कानून और चालाकी से काम लेना होगा, वरना दोषी हम ही बन जाएंगे। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन गांव में बेचैनी फैली हुई थी। कहीं न कहीं हर कोई महसूस कर रहा था कि अब एक बड़ा संघर्ष आने वाला है। रामलाल आसमान की ओर देख रहा था। उसे लगा जैसे बादल भी कह रहे हो, तूफान आने वाला है। अगले दिन सूरज की किरणें जब रामपुर गांव पर फैली, तो खेतों में काम करने वालों के चेहरे पर वही चिंता और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। लोग हल चलाते समय भी अपने मन में सोच रहे थे कि अगर जमींदार का यह अत्याचार यूं ही चलता रहा, तो अगले साल उनके पास खुद की जमीन भी नहीं बचेगी। गंगा देवी ने सुबह रामलाल को गर्म रोटी और छाछ दी और धीरे से कहा, रामलाल, पंडित जी ने जो योजना बनाई है, आज शाम को चौपाल में सबको बता देना। अब वक्त आ गया है कि हम चुप रहना छोड़ दें। रामलाल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में डर था। वह जानता था कि भुवन सिंह के आदमी क्रूर और निर्दयी थे। अगर उन्हें भनक भी लग गई कि गाँव वाले उसके खिलाफ योजना बना रहे हैं, तो किसी की जान भी जा सकती है। शाम को जब सूरज ढलने लगा, तो गांव के दर्जनों लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। पंडित शिवनारायण अपनी धोती में आए, हाथ में लाठी की और आंखों में दृढ़ता। उन्होंने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, अब हमें अपनी जमीन और हक बचाने के लिए कदम उठाना होगा। हम सीधे टकराने नहीं जा रहे, बल्कि चालाकी से भुवन सिंह को मात देंगे।
गोपी ने उत्सुकता से पूछा। कैसे पंडित जी? वो तो चालाकी में हम सबका बाप है। पंडित जी मुस्कुराए। चालाक लेमड़ी को मात देने के लिए उससे भी चालाक बनना पड़ता है। हम उसकी कर्ज की किताब में गड़बड़ी करेंगे और साबित करेंगे कि उसके दस्तावेज झूठे हैं। गांव के लोग हैरान रह गए। पंडित जी ने समझाया कि जमींदार की हवेली में एक बड़ा लकड़ी का अलमारी है जिसमें सभी किसानों के कर्ज और ब्याज के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। अगर वह रिकॉर्ड गायब हो जाए या उसमें बदलाव कर दिया जाए तो भुवन सिंह के पास कानूनी सबूत नहीं रहेगा कि गांव वालों पर कर्ज है। रामलाल ने चिंता जताई। लेकिन पंडित जी, हवेली में उसके आदमी 24 घंटे पहरा देते हैं। अंदर जाना आसान नहीं है। पंडित जी ने गोपी की ओर देखा। इस काम के लिए हमें ऐसा आदमी चाहिए जो तेज, फुर्तीला और डर से दूर हो। गोपी ने तुरंत हाथ उठाया। तो फिर मेरा नाम लिख लो, मैं ही करूंगा ये काम। अगली रात चांद की रोशनी में गोपी ने काले कपड़े पहने और धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था, लेकिन हवेली के बाहर 2 पहरेदार खड़े थे। गोपी ने बार के पास छिपकर इंतजार किया। तभी उसने देखा कि एक पहरेदार बीड़ी पीने के लिए बाहर चला गया। उसने मौका पाकर पिछली दीवार के पास रखी लकड़ी की सीढ़ी चढ़ी और हवेली के भीतर घुस गया। जैसे ही वह अलमारी की ओर बढ़ा, अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। गोपी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से पर्दे के पीछे छिपकर देखा। भुवन सिंह खुद कमरे में आ गया था। भुवन सिंह ने अलमारी खोली, कुछ कागज निकाले और बुदबुदाते हुए बोला, बस कुछ दिन और फिर पूरा रामपुर मेरा होगा। वह कागज वापस रचकर बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते ताला लगाना नहीं भूला। गोपी ने राहत की सांस ली, लेकिन अब अलमारी खोलना उसके लिए नामुमकिन था क्योंकि ताले की चाबी भुवन सिंह के पास थी। गोपी रात को खाली हाथ लौटा और सबको घटना सुनाई। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, पहली बार में कामयाबी मिलना जरूरी नहीं, हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। उन्होंने तय किया कि अगली बार भुवन सिंह को किसी बहाने हवेली से बाहर बुलाया जाएगा और तभी अंदर जाकर रिकॉर्ड निकाले जाएंगे। गंगा देवी ने सुझाव दिया, अगर हम उसे खेतों में किसी खजाने की अफवाह सुनाएं तो वो खुर भागा भागा आ जाएगा। सबने इस विचार को पसंद किया। अगले ही दिन गांव में यह बात फैल गई कि रामलाल के खेत में हल चलाते समय मिट्टी के नीचे से सोने के सिक्के निकले हैं। यह खबर सुनकर भुवन सिंह के कान खड़े हो गए। उसने अपने 2 आदमियों को भेजकर खबर की पुष्टि करवाई। जब दोनों ने कहा कि हाँ साहब, कुछ मिला है, तो भुवन सिंह घोड़े पर सवार होकर खुद वहां पहुंच गया। जैसे ही वह खेत की ओर गया, गोपी और 2 अन्य युवक हवेली में घुसे। उन्होंने अलमारी तोड़कर कर्ज की किताब निकाली और जल्दी से पंडित जी के घर पहुंचा दी। पंडित जी ने तुरंत कागजों में फेरबदल किया। किसानों के कर्ज की रकम और ब्याज दोनों ही मिटा दिए गए। फिर किताब वापस अलमारी में रख दी गई ताकि भुवन सिंह को तुरंत शक न हो। कुछ दिनों बाद भुवन सिंह ने फिर गाँव वालों को बुलाकर कर्ज चुकाने का आदेश दिया, लेकिन इस बार पंडित जी ने उसकी किताब उसके सामने खोल दी और कहा, साहब, इसमें तो लिखा है कि हमने सारा कर्ज चुका दिया। भुवन सिंह की आंखें फैल गईं। उसने पन्ने पलट पलट कर देखा, लेकिन हर किसान के नाम के आगे कर्ज चुका लिखा था। गांव में हलचल मच गई। लोग खुशी से चिल्लाने लगे, अब हमारी जमीन बच गई। भुवन सिंह का चेहरा लाल हो गया। वह समझ गया कि किसी ने उसकी किताब के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन सबूत के बिना वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने मन ही मन कसम खाई, अब मैं इन गांव वालों को सबक सिखाऊंगा। गांव वालों ने पहली जीत पाई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। रामपुर गांव में उस रात खुशी थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सन्नाटा भी। लोग जानते थे कि जमींदार भुवन सिंह चुप नहीं बैठेगा। वह आदमी हार मानने वालों में से नहीं था। रामलाल अपने घर की चौखट पर बैठा था। गंगा देवी रोटियां सेक रही थी और रघु पास ही अपने होमवर्क में लगा था। गंगा देवी ने धीरे से कहा, मुझे डर है रामलाल, ये जीत कहीं तूफान की शुरुआत न हो। रामलाल ने लंबी सांस ली। हाँ, पर हम डर कर बैठ भी नहीं सकते। हम पीछे हटना नामुमकिन है। दूसरी तरफ हवेली में गुस्से का माहौल था। भुवन सिंह अपने बड़े हॉल में चक्कर काट रहा था। सामने उसके 3 खास आदमी, नंदू, सुरजीत और बबलू खड़े थे।
भुवन सिंह गरजते हुए बोला, तुम तीनों किस काम के हो? कोई मेरी किताब में छेड़छाड़ करके चला गया और तुम्हें भनक तक नहीं लगी? साहब, हमने हर जगह पहरा रखा था, लेकिन वो बहुत चालाक होंगे। भुवन सिंह ने मेज पर हाथ मारा। चालाक? अब मैं उन्हें दिखाऊंगा चालाकी किसे कहते हैं। भुवन सिंह ने अपनी योजना शुरू की। उसने गांव के अनाज बाजार से बात करके तय किया कि कोई भी व्यापारी गांव वालों का अनाज नहीं खरीदेगा जब तक वे जमींदार की अनुमति न ले। इसका मतलब था कि किसानों के पास फसल बेचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा और वे मजबूर होकर सस्ते दाम पर भुवन सिंह को ही बेचेंगे। एक हफ्ते में ही असर दिखने लगा। रामलाल के गोदाम में गेहूं भरा पड़ा था, लेकिन कोई खरीदार नहीं आ रहा था। गोपी गुस्से से बोला, ये तो हमें भूखा मारने की चाल है। अगर बाजार हमारे पास नहीं आ रहा तो हम बाजार तक जाएंगे। पंडित जी ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, अगर बाजार हमारे पास नहीं आ रहा तो हम बाजार तक जाएंगे। उन्होंने तय किया कि कुछ किसान अपने बैलगाड़ियों में अनाज भरकर सीधे शहर के बाजार जाएंगे और वहीं बेचेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें रात में निकलना होगा ताकि भुवन सिंह के आदमी रोक न पाए। एक चांदनी रात को 5 बैलगाड़ियां चुपचाप गांव से निकल पड़ी। रामलाल, गोपी और 2 अन्य किसान आगे आगे चल रहे थे। रास्ता सुनसान था, लेकिन दिल में डर था कि कहीं जमींदार के आदमी पीछा न कर ले। कुछ ही मील दूर झाड़ियों में हलचल हुई। अचानक नंदू और उसके लोग डंडों और मशालों के साथ निकल आए। कहाँ जा रहे हो बे? ये अनाज अब जमींदार का है। नंदू चिल्लाया। गोपी ने डंडा उठाकर कहा, हम मेहनत से उगाते हैं, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं। फिर दोनों तरफ से डंडे चलने लगे। रामलाल को कंधे पर चोट लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गंगादेवी भी पीछे से आ गई थी, हाथ में लाठी थी। उसने नंदू को इतना जोर से मारा कि वह गिर पड़ा। गांव वालों ने मौका पाकर बैलगाड़ियां आगे बढ़ा दी और सुबह तक वे शहर पहुंच गए। शहर के बाजार में उन्होंने अपना अनाज अच्छे दाम पर बेच दिया। जब भुवन सिंह को पता चला कि किसान अनाज शहर बेच आए हैं, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन अब उसने एक और चाल सोची। अगर मैं उनकी जमीन नहीं ले पा रहा तो उनके पानी का रास्ता रोक दूंगा। बिना पानी के खेत सूख जाएंगे और वे खुद जमीन बेचने को मजबूर होंगे। उसने अपने आदमियों से कहा कि वे गांव के तालाब और नहर का पानी हवेली के पास मोड़ दें। कुछ ही दिनों में खेतों की मिट्टी फटने लगी, धान के पौधे मुरझाने लगे। गांव वाले परेशान थे, लेकिन पंडित जी शांत थे। भाइयों, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। पानी रोककर उसने भगवान की बनाई चीज पर कब्जा करने की कोशिश की है। अब यही उसकी हार का कारण बनेगा। पंडित जी ने एक पुराना राज बताया। गांव के पुराने तालाब से एक छुपा हुआ पानी का रास्ता है जो पहाड़ की तरफ जाता है। अगर उस रास्ते को खोला जाए तो खेतों तक पानी फिर से पहुंच सकता है और भुवन सिंह का प्लान फेल हो जाएगा। रामलाल, गोपी और कुछ नौजवान रात को वहां गए और पत्थरों से बंद रास्ता खोल दिया। अगली सुबह खेतों में पानी भरने लगा और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। भुवन सिंह यह देखकर पागल हो गया। अब इन्हें सबक सिखाने का सिर्फ एक तरीका बचा है, सीधा हमला। उसने अपने दर्जनों गुंडों को इकट्ठा किया और तय किया कि अगली अमावस्या की रात को गांव पर धावा बोला जाएगा। पंडित जी को किसी तरह इस योजना का पता चल गया। उन्होंने पूरे गांव को चौकन्ना कर दिया। पुरुषों ने बांस के भाले और लाठियां बनाई और औरतों ने घरों की छत पर गर्म पानी और पत्थर इकट्ठे किए। रामलाल ने कहा, इस बार हम सिर्फ बचेंगे नहीं, लड़ेंगे भी। रात का अंधेरा, आसमान पर एक तारा भी नहीं। दूर से मशालों की रोशनी नजर आई। भुवन सिंह और उसके आदमी आ रहे थे। गांव वालों ने मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही गुंडे पास आए, ऊपर से गर्म पानी और पत्थर बरसने लगे। नीचे से पुरुषों ने लाठियों से हमला किया। गांव की महिलाओं के साहस ने गुंडों को हक्का बक्का कर दिया। आधे से ज्यादा गुंडे भाग खड़े हुए और भुवन सिंह खुद घोड़े पर बैठकर जान बचाकर भागा। सुबह होते होते गांव ने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन पंडित जी ने चेतावनी दी। ये अंत नहीं है। लालच का कीड़ा जब तक जिंदा है वह फिर लौटेगा। अमावस्या की रात की हार के बाद भुवन सिंह की हवेली में सन्नाटा छा गया था। उसके हाथ और कंधे पर चोट के निशान थे और दिल में अपमान की आग जल रही थी। वह बिस्तर पर लेटे लेटे खुद से बड़बड़ा रहा था। इन गांव वालों
बदला लिए बिना चैन नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार उसका गुस्सा उतना ही खतरनाक था जितना उसका लालच। भुवन सिंह ने सीधे ताकत से हमला करने की बजाय अब कानून का सहारा लेने का सोचा। वह शहर के बड़े वकील के पास गया और कहा, मुझे इन गांव वालों से हर हाल में जमीन चाहिए। आप कोई भी तरीका निकालो। वकील ने मोटी फीस लेकर उसे सलाह दी। हम अदालत में साबित करेंगे कि ये जमीन तुम्हारे पूर्वजों की थी और किसानों ने इसे कब्जा कर रखा है। भुवन सिंह को यह चाल पसंद आई। कुछ दिनों बाद गांव वालों को सरकारी नोटिस मिला, आपकी जमीन पर जमींदार का दावा है, कृपया अदालत में पेश हो। गांव में फिर से डर फैल गया। रामलाल ने नोटिस पढ़ते हुए गुस्से में कहा, ये आदमी हमें चैन से जीने नहीं देगा। पंडित शिवनारायण ने सबको शांत किया। घबराओ मत, अदालत में सच और सबूत की जीत होती है। हमें अपनी ओर से पुख्ता सबूत इकट्ठा करने होंगे। गांव के बुजुर्गों ने पुराने दस्तावेज, रसीदें और जमीन के कागज ढूंढने शुरू किए। एक रात गंगादेवी ने घर के अटारी में एक पुराना लोहे का बक्सा पाया। उसमें उनके दादा के जमाने की जमीन खरीदने की रसीद थी, जिस पर सरकारी मुहर लगी थी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, शहर की अदालत में भारी भीड़ थी। एक तरफ भुवन सिंह अपने महंगे वकील और गवाहों के साथ खड़ा था, दूसरी तरफ गांव के लोग जिनके पास सिर्फ सच्चाई और पुराने कागज थे। वकील ने जोर जोर से दलीलें दी, लेकिन जब पंडित शिवनारायण ने जमीन की असली रसीद पेश की तो जज ने साफ कह दिया, जमीन यहाँ वालों की है, जमींदार का दावा खारिज किया जाता है। अदालत में तालियों की गूंज फैल गई। इस हार के बाद भुवन सिंह की प्रतिष्ठा पूरी तरह गिर गई। उसके गुंडे उसे छोड़कर चले गए, व्यापारी उसका साथ छोड़ने लगे। उसने कर्ज चुकाने के लिए अपनी हवेली और बाकी जमीन बेचनी पड़ी। कुछ महीनों बाद वह अकेला, बीमार और गरीब हो गया। गांव के लोग कहते, जिसने सबका खून पिया, आज उसे पानी देने वाला भी कोई नहीं। एक दिन भुवन सिंह बीमार हालत में रामलाल के दरवाजे पर आया। उसकी आंखों में पानी था। रामलाल, मैंने बहुत बुरा किया, माफ कर दो। रामलाल ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया और कहा, हम दुश्मन नहीं, इंसान है। गलती का एहसास ही सबसे बड़ी सजा है। भुवन सिंह ने पानी पीकर लंबी सांस ली और बिना कुछ कहे चला गया। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। भुवन सिंह के जाने के बाद गांव वालों ने आपसी सहमति से उसकी हवेली को स्कूल में बदल दिया। बच्चे वहां पढ़ने लगे और खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। गंगादेवी ने चौपाल में कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन एकजुटता और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। गांव वालों ने इस कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाने का फैसला किया, ताकि कोई फिर लालच के रास्ते पर न चले।